सो हेलो गाइस, वेलकम टू द टॉपर्स टॉक। सो गाइस, आज हमारे साथ जो स्टूडेंट है ही इज उसका इंट्रोडक्शन तो खैर वो दे ही देंगे। बट पिछले एक साल में जिस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, सो बाय दैट आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड एंड ही ऑल्सो प्रोमिस्ड मी to crack the GATE exam again with a very very good rank. So आज जानेंगे उनके बारे में कि क्या चीज़ है जो उसे इंस्पायर करती है, क्या चीज़ है जो उसे मोटिवेट करती है, पिछले एक साल में उसने केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या सीखा है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे उसने गेट एग्जाम क्लियर किया, और आप लोगों के लिए वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स गाइडेंस लेकर आया है। सो हेलो शिवांश, वेलकम टू दी टॉपर्स टॉक। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सो शिवांश, सबसे पहले तो लर्नर्स जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम कौन हो, कहाँ से तुमने कॉलेज किया है एंड क्या तुम्हारा गेट में स्कोर है एंड एवरीथिंग। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ ब्रीफ। Hello everyone, my name is Shivansh Garg and I am a final year student of chemical engineering from IP University Delhi, and I have achieved an all India rank of 190 and a score of 656 in GATE 2022. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो शिवांश, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? सर स्कूलिंग मैंने समूह स्कूल वसुंधरा एनक्लेव दिल्ली से करी है एंड 10th 12th दोनों मैंने उधर से ही करी है। इनफैक्ट मैं नर्सरी से 12th तक उसी स्कूल में रहा हूँ। अरे वाह, सेम स्कूल में नर्सरी से 12th, बहुत बड़ी बात है। यस सर, बिल्कुल। तो स्कूल में शिवांश तुम मतलब किस तरह के स्टूडेंट्स थे? मतलब एक तो होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट थे या नालायक स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे, या बाकी एक्टिविटीज में ज्यादा रहते थे। तो किस टाइप की स्कूलिंग में, तो नर्सरी से के 12th तक तुमने क्या ट्रांजिशन तुमने देखा स्कूलिंग में अपने अंदर? सर उसमें ना जनरली दो फेज रहते हैं, एक होता है नर्सरी टू 10th। तो नर्सरी टू 10th में ना पढ़ने में सभी अच्छे होते हैं, सबके मार्क्स ठीक ठाक आते हैं, तो सब स्टूडेंट्स भी होते हैं। 11 12th में फिर वहां पे सिग्रीगेशन हो जाता है थोड़ा। तो सर 11 12th में मेरा ना कुछ मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था कि मैं क्लास में टॉपर हूँ या टॉप 5 में स्टैंड कर रहा हूँ, बट मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे। 11th में नहीं, बट हाँ 12th में तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ ही गए थे। तो 10th से पहले की जो मेरे को टीचर जानता है वो मेरे को समझते हैं कि मैं काफी स्टूडियो स्टूडेंट रहा हूँ। Okay. और जो 11 12th के स्टूडेंट है वो मेरे को थोड़ा मिक्स रिव्यू रखते हैं। कुछ मतलब वही जानते हैं कि थोड़ा स्टूडियस था, बट इतना ज्यादा नहीं कि मतलब क्लास में टॉप 5 में आ रहे हैं, टॉप 2 में आ रहे हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं रहता था। ओके ओके। तो क्लास 12th में जब तुमने इस बोर्ड का एग्जाम दिया था, तो क्या कुछ परसेंटेज तुम्हारी रही थी उस टाइम पे, एंड आर यू सैटिस्फाइड विद दैट? सर तब के टाइम पे अगर आप पूछेंगे तो सेटिस्फाइड तो हाँ मैं था। मतलब मुझे इतना कुछ नहीं था कि मेरे को बोर्ड से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। मेरे को एक्सपेक्टेशन ज्यादा जेई से थी, बट वो तो अलग ही स्टोरी है। बट हाँ सर, बोर्ड में मेरे आए थे 88.4%, जिसमें मेरे सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में मार्क्स थे 94 आउट ऑफ 100। वाओ। एंड सबसे कम मेरे मैथ्स में थे 82 आउट ऑफ 100। तो 88.2% पे तुम चाहते तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी भी परस्यू कर सकते थे, ऐसा भी कोई थॉट तुम्हारे माइंड में आया था क्या? नहीं सर, इंजीनियरिंग से तो मतलब मैं था 10th से कि मेरे को करनी तो इंजीनियरिंग ही है। Okay. और उसका मेन रीजन ये था कि मेरे दादाजी थे, वो भी इंजीनियर हैं। Okay. मतलब रिटायर्ड इंजीनियर है वो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो वो मुझे अपनी स्टोरीज बताते रहते थे, तो मेरे को मशीन्स में थोड़ा इंटरेस्ट रहता था। Okay. तो वहां से ही डेवलप, वही करनी तो इंजीनियरिंग ही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो 12th में जैसे हर बच्चे का सपना होता है कि यार जेई क्रैक हो, आईआईटी में जाओ, तो तुम्हारा भी आईआईटी से रिलेटेड कोई ऐसा ड्रीम था क्या? हाँ सर, अब देखिए सर, जो इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहता है उसका ड्रीम आईआईटी होता है हमेशा। बट सर जेई में मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट मैंने 12th में दिया था, तो उसमें ना मेरा थोड़ा अलग ही टाइप का ब्लंडर हो गया था, मार्किंग मिस्टेक्स कुछ हो गई थी। ठीक है। और सेकंड टाइम मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के साथ में दिया था, तो उस टाइम तो मैंने कुछ इतना खास पढ़ा नहीं था, तो मेरा उस टाइम भी कुछ इतना खास अच्छा रैंक नहीं आया था, मतलब बोलने लायक रैंक भी नहीं आया था दोनों अटेम्प्ट में। ठीक 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 ठीक। तो आपने अपनी बीटेक की है फ्रॉम दी आईपी यूनिवर्सिटी? यस सर। तो आईपी यूनिवर्सिटी के जो 4 साल है, ईयर बाय ईयर मैं जानना चाहता हूँ ब्रीफ में कि क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट ईयर में जब गए बिल्कुल स्कूल से कॉलेज में, पहली बार कॉलेज देखा, वो भी आईपी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा कैंपस है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? फिर सेकेंड ईयर में टेक्निकल सब्जेक्ट्स आने शुरू हुए, फिर वो एक्सपीरियंस, फिर थर्ड ईयर में तो सारे सब्जेक्ट्स केमिकल इंजीनियरिंग के आ जाते हैं, और फोर्थ ईयर। तो ये जो 4 साल का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस था एक एक करके, इसके बारे में बताइए।
सर फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स थे वो तो बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब होता है। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी सीजीपीए 8 थी, एग्जैक्ट बिल्कुल 8 थी। तो सर उसमें मतलब ठीक था, मतलब मैंने कुछ इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं था और सीजीपीए के हिसाब से मेरे को लगा ठीक आ गई। ठीक है, ठीक। अब सेकेंड सेमेस्टर में थोड़े फिजिक्स, बहुत कोर में फिजिक्स था, मतलब उसमें लेजर ऑप्टिक्स वगैरह था बहुत कुछ, जिसमें मुझे कुछ इतना खास इंटरेस्ट था भी नहीं और ना मैंने उसके लिए इतना ज्यादा पढ़ा। तो मेरी उस सेमेस्टर में सीजीपीए थी 6.92। ओके, ड्रॉप्स डाउन। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा एकदम से सर ड्रास्टिक ड्रॉप हो गया था। ठीक ठीक ठीक। ये सर तो सर मतलब मेन एम ना मेरा, जब मैं आया था आईपी यूनिवर्सिटी में, मेन एम तो मेरा ये था कि मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी, मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी थी। स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था मेरा मैकेनिकल में। ठीक है, ठीक है। बट फिर मैकेनिकल के आईपी में कोई अच्छे कॉलेजेस थे नहीं और मेरे को आईपी यूनिवर्सिटी में ही चॉइसेस अवेलेबल थी। तो मैंने सोचा मैकेनिकल अगर अपनी चॉइस की नहीं मिल रही तो एटलीस्ट कुछ ऐसा ले लो जो इंडस्ट्री में प्रेफर्ड है। तो मैंने सोचा कि मैं केमिकल ले लेता हूँ, है ना, और शायद मैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सीएस में शिफ्ट कर लूंगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के साथ मेरी 8 सीजीपीए थी तो मेरे को शिफ्ट मिल भी जाता आराम से, उसमें कोई इशू भी नहीं होता। तो उसी से मतलब वो किस्मत बोल लो उसे कुछ भी बोल लो, उसी साल कॉलेज वालों ने माइग्रेशन बंद कर दिया। तो मतलब बेसिकली लास्ट ईयर हुआ था, उस साल माइग्रेशन हुआ ही नहीं। ओके। हाँ, तो फिर मेडिकल इंजीनियरिंग इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। यस सर, बिल्कुल। तो सर वही हुआ फिर कि केमिकल इंजीनियरिंग मैंने कंटिन्यू करी। अब सर फर्स्ट ईयर में तो पता भी नहीं था केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है ना, लगता था कि केमिस्ट्री जैसा कुछ होता होगा। फिर धीरे धीरे जब सेकेंड ईयर में आके जब कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हुए एक एक दो करके, तो पता लगा कि अच्छा केमिकल इंजीनियरिंग लूजली रिलेटेड है केमिस्ट्री से, बट केमिस्ट्री से कुछ लेना देना है नहीं इतना खास। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बेसिक तो आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे सर सबसे पहले जो सब्जेक्ट पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में, वो था प्रोसेस कैलकुलेशन। वो सबसे सिंपल और सबसे बेसिक सब्जेक्ट होता है और उसमें आपको सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आना चाहिए। सही बात है। और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मोल क्या होता है, मोलर वेट क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो उतना भी अगर आपको पता है तो थर्ड सेमेस्टर तो मेरा उसमें निकल गया आराम से। ठीक है। और सर उसमें थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स ना मेरा 11th में भी, मतलब जो स्कूल के एग्जाम्स हुए थे, जो जेईई का मैंने पढ़ा था और जो मैंने कॉलेज में पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स ना मेरे को कभी समझ में आई और मेरे को अभी भी कुछ इतना खास थर्मोडायनेमिक्स समझ में आती नहीं है। ओके। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक था कि चलो वो कर लेंगे, बट वो भी एनीवेज पास कर लिया, ठीक ठाक मार्क्स से मैंने पास कर लिया। बट सर एक जो मेरा मेन कल्प्रिट मेरी सीजीपीए ड्रॉप करने में रहा था ना, वो रहा था मैथ्स। मैथ्स मेरे कंसिस्टेंटली 4 सेमेस्टर में पासिंग मार्क्स आए हैं। विदाउट ग्रेड्स पास हुआ मैं, बट मेरे पासिंग मार्क्स आए हैं बस। तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तो ऐसे ही चल रहा था। फोर्थ सेमेस्टर तो पार्शियली बीच में ही ऑनलाइन हो गया था कोविड की वजह से। तो उसमें मैं हीट ट्रांसफर मैंने पढ़ा था और हीट ट्रांसफर का माइनर तो हो गया था सर, बट उस सेमेस्टर ना मेजर एग्जाम नहीं हो पाए थे। ओके ओके। तो 25 में से आए थे मेरे 3 नंबर। ओके। तो वो तो अगर ये था यार मेजर में मैंने ठीक से नहीं पढ़ा तो मेरा तो सब्जेक्ट गया। ठीक बात। बट लकीली कुछ भी बोलो सर, लॉकडाउन लग गया है ना, और मेरे सब्जेक्ट सारे क्लियर हो गए। ठीक है, ठीक है। तो सर थर्ड ईयर तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा घर पे ऐसे ही निकाल दिया, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत क्लासेस अटेम्प्ट कर ली, क्लासेस देख ली। एग्जाम्स भी ऐसे कुछ खास हो नहीं रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम्स एमसीक्यूज हो रहे थे, ओपन बुक एग्जाम्स टाइप हो रहे थे। तो थर्ड ईयर में ऐसा जो बोला जाता है कि इंजीनियरिंग का सबसे टफ ईयर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो मेरा ऑनलाइन ही निकल गया। अच्छा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो सब्जेक्ट मेरे को इंजीनियरिंग के लिए सीखने थे, वो तो मुझे सीखने को मिले नहीं ढंग से एक बार भी, बिकॉज लैब्स बंद हो गई सारी। अब सर क्लासरूम में जो पढ़ाई हो पाती है वो ऑनलाइन कर पाना लग रहा था कि बहुत मुश्किल सा सीन हो जाता है, वो हो नहीं पाता वो। और ये फर्स्ट ट्रांजिशन था, हैबिट भी नहीं थी, बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी, मतलब लैपटॉप को हैबिट थी ना बच्चों को हैबिट थी। बिल्कुल सर वही। और सर ऊपर से ना एक साथ स्क्रीन को 3-4 घंटे देखने में तो बिल्कुल ही हैबिट नहीं थी। 1 घंटा देख लो तो फिर उसमें हेडेक वगैरह हो जाता था। सही बात है। तो थर्ड ईयर में भी इतना कुछ खास हुआ नहीं, बट सर थर्ड ईयर के एंड ना रियलाइज हुआ कि थर्ड ईयर खत्म हो गया है ना, और फोर्थ ईयर शुरू हो गया और 1 साल बाद ना अब मैं कॉलेज से पास आउट हो जाऊंगा। सही बात है। तो अब काम नहीं चलेगा इससे। तो थर्ड ईयर का एंड भी नहीं हुआ था, आई थिंक थर्ड ईयर के एंड से पहले ही हो गया था मेरा कि मेरे को गेट के लिए प्रिपेयर करना है ना। और सर उसके पीछे 2 रीजन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी कि आपने एक बार गेट ठीक ठाक रैंक से, अच्छे रैंक से क्लियर कर लिया तो आपके पास एमटेक की अपॉर्चुनिटी रहती है, आपके पास पीएचयू की अपॉर्चुनिटी रहती है, आपके पास एक ख्वाहिश बन जाती है कि अच्छा बीटेक के बाद ये चीज कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर ये, और सेकेंड रीजन ये था कि मेरे को बीटेक के सब्जेक्ट आते नहीं थे ठीक से। तो मैंने कहा ये तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, है ना, कोचिंग लेते हैं
है ना, और फिर ठीक से सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे, और गेट क्लियर हो गया तो फिर तो एमटेक या फिर पीएचडी, मतलब मेरा मन ज्यादा पीएचडी की तरफ इंक्लाइन था कि पीएचडी में जाना है, आराम से बैठेंगे जिंदगी भर कुछ करने है। ठीक है। तो तब तक तो ये एटीट्यूड था। तो सर फिर स्टार्ट हुआ, मैंने फरवरी 2021 में स्टार्ट किया था। और सर उसमें भी ना स्टोरी थोड़ी मतलब ऐसी थी कि मैंने पहले कहीं और एडमिशन ले लिया था आपके नाम से, ठीक है ना, आप एक कहानियां बना के छोड़ा मैंने कि मैंने अब मैंने एक भी क्लास उनकी अटेंड नहीं करी, क्लास या कुछ भी देखा नहीं, अटेंड नहीं करा। तो फिर अनअकैडमी मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर फरवरी के बाद से तो आपके कॉन्टैक्ट में आ गया मैं, और फिर उसके बाद तो फिर नो लुकिंग बैक। आपकी सही से स्केड्यूल वगैरह बना के भी, और आपके मतलब सर गेट में 12 सब्जेक्ट्स आते हैं एंड 12 में 7 आपसे पढ़े थे मैंने, तो मतलब तो 50-60% से भी ऑलमोस्ट ज्यादा ही हो गया कि सिलेबस आपसे मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो ज्यादा कांटेक्ट आपसे ही रहा। और बाकी फिर जो थोड़े बहुत सब्जेक्ट थे मैंने वो दूसरे टीचर से पढ़ लिए। इससे मेरे इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हुए जो मेरे को थोड़े बहुत इंटरव्यूज में हेल्प कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यूज में। गेट में भी ठीक लग गई तो फिर उसका भी है कि चलो एमटेक का ऑप्शन खुल गया मेरे पास अच्छी जगह करने का। तो शिवांश, अनअकैडमी में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा सब्जेक्ट वाइज? बेसिकली थोड़ा बताना कि क्या तुम्हें सीखने को मिला एज ए केमिकल इंजीनियर इन दी अनअकैडमी? यस सर, तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स अपने अनअकैडमी से ही कंप्लीट करे थे, सारे 12 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट सर जो मतलब मैंने जिससे स्टार्ट किया था वो था हीट ट्रांसफर एंड प्रोसेस कैलकुलेशंस। हीट ट्रांसफर मैंने आपसे पढ़ा था, उसमें भी सर मैंने क्या किया था ना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैंने, क्योंकि फरवरी 22 को शायद मैंने सब्सक्रिप्शन तो ले लिया था, बट मैं बाहर घूमने चला गया था। तो उसके एक भी बाद आके मैंने फिर 20 लेक्चर्स के आसपास मेरे बैकलॉग में थे, तो वो मैंने कंप्लीट करा, और फिर ऑलमोस्ट 5-7 डेज बाद आपसे कैच ऑन कर लिया मैंने। और फिर थोड़े दिन बाद प्रोसेस कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, मैंने देवेंद्र पुनिया सर से किया था, और वो तो लाइव ही स्टार्ट करा था, लाइव ही एंड करा था मैंने। तो सर उसके बाद फिर हीट ट्रांसफर हुआ, तो मेरे को लगा कि अच्छा ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ना, और इसको तो मैं पढ़ सकता हूँ, ये चीज मैं लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ। तो वहां पे मेरा माइंड बन गया कि अब सब छोड़ो, है ना, कॉलेज ऑनलाइन चल रहा है, कॉलेज वगैरह सब छोड़ो, गेट में लग जाओ, है ना, जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है ना सर, वो चीज मिलना बड़ा मुश्किल है, और वो चीज मेरे को हीट ट्रांसफर में मिल गई कि हीट ट्रांसफर अच्छा सब्जेक्ट लगा मेरे को, इंटरेस्टिंग भी लगा, और बोला चलो यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है। तो सर फिर उसके बाद तो एक बाद एक सब्जेक्ट चलते रहे। तो सब्जेक्ट वाइज मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे हीट ट्रांसफर में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा कि तुम पहले कितना जानते थे, बाद में तुम कितना जाने, या किस डेप्थ में तुमने पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो देखिए, मैंने भी 2 मिनट पहले बताया कि मेरे हीट ट्रांसफर के माइनर एग्जाम में 25 में से 3 नंबर आए थे। ठीक है। तो सर उससे एक आइडिया लग जाता है कि मुझे पहले कितना हीट ट्रांसफर आता था। तो कुछ इतना खास चीजें मुझे आती नहीं थी हीट ट्रांसफर में, वो तो बेसिकली वो भी 3 नंबर इसलिए आ गए थे कि मैं एग्जाम से 2 घंटा पहले मैंने किताब खोली थी, है ना, जो मेरे को समझ आया वो मैंने कर लिया, और मैं चला गया एग्जाम देने। 3 नंबर कुछ ज्यादा कम आ गए, बट हाँ इतना आता था मेरे को कि मैंने 25 में से 3 मार्क्स आए थे मेरे। ठीक है। बट सर फिर पढ़ा स्टार्ट करा। एक तो सर आपका जो कोर्स था मतलब वो काफी ना स्ट्रक्चर्ड था अच्छे तरीके से, कि हमने कंडक्शन से स्टार्ट किया, कंडक्शन को क्लोज करके फिर कन्वेक्शन पे मूव किया, फिर उसे क्लोज करके हीट एक्सचेंजर पे मूव किया, फिर कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग पे मूव करा, एंड एट द एंड हमने रेडिएशन पे मूव किया। एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि हमने एक इजी टॉपिक कंडक्शन से स्टार्ट करके, सही बात, फिर हम थोड़े डिफिकल्ट पे गए, कन्वेक्शन जिसमें हमारी डेरिवेशन थोड़ी अच्छी होती है, और फिर हीट एक्सचेंजर एक थोड़ा सा और लाइट टॉपिक आ गया, कंडेंसेशन बॉइलिंग थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहता है, एंड रेडिएशन जो मैं अभी भी समझता हूँ कि एक काफी अच्छा पार्ट रहता है हीट ट्रांसफर, और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, ऑल्दो गेट में इतना नहीं पूछ रहा था उससे, बट मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेडिएशन में आया था, बिकॉज काफी अच्छी सी चीज थी कि अगर रियल लाइफ में देखने को मिला ना सर कि सन से लाइट आ रही है, वो अर्थ पे रेडिएशन के थ्रू आ रही है, सही बात है, तो उसके बारे में स्टडी करने का मौका मिला कि वेरिएंस कैसे हो रहा है टेम्परेचर का, किस टेम्परेचर पे वेरी करती हैं चीजें। एक कांस्टेंट हमने रैंडम सा अपने डेरिवेशन कराया था कि वो सिग्मा की वैल्यू हमने निकाली थी, बाइसेक्शन मेथड से निकाल के 15 इटरेशन करके हमने वैल्यू निकाली थी एंड में। तो सर वो करके काफी मजा आया था, और काफी अच्छा मतलब हीट ट्रांसफर में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। एंड सेम विद प्रोसेस कैलकुलेशन, सर मैंने बताया प्रोसेस कैलकुलेशंस काफी एक केमिकल इंजीनियरिंग का बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट रहता है, जिसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए बस, तो प्रोसेस कैलकुलेशन का हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। सो स्टार्टिंग तो ऐसे हुई, फिर सर उसके बाद आपने स्टार्ट किया था इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, एंड उसके पैरेलल मैंने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो सर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल से ना मतलब एक ना नजरिया चेंज हो गया थोड़ा, ठीक कि है। अच्छा ये सिर्फ ये नहीं है कि हीट ट्रांसफर वगैरह पढ़ रहे हैं या रिएक्टर में क्या हो रहा है ये सब पढ़ रहे हैं,
हम असली में वो पढ़ रहे हैं कि कंट्रोल कैसे हो रहा है सिस्टम, क्योंकि सर एक इंडस्ट्री में जाके आप एक इंसान थोड़ी लाओगे जाके वॉल्व बंद करके आ, जाके वॉल्व खोल के आ, अब तो वो चीजें कंट्रोलर से करोगे। तो वो एक असली में उससे इंसाइट मिला कि अच्छा असली में इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। और जैसा कि आपने एक काफी मेरे दिमाग में वो लाइन थी जो आपने बोली थी कि ये जो सब्जेक्ट है आपको एक केमिकल इंजीनियर से एक प्रोसेस इंजीनियर बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लाइन मेरे को लगा कि हाँ सर वो उस सब्जेक्ट के लिए काफी एप्ट थी। और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल का एक कॉन्सेप्ट, मतलब हर सब्जेक्ट में होता है ना सर कि एक वीक पॉइंट रह गया कोई, वो वीक पॉइंट इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल में कोई नहीं था। मतलब मैं ढूंढता रहा एंड तक भी, फरवरी तक भी, कि मेरे को कोई वीक पॉइंट मिल रहा है जो मैं अभी सुधार लेता हूँ, बुक पढ़ लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, बट नहीं मिला। मैंने लेक्चर नोट्स एन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ लिए, बट वो उसमें मेरे को कोई वीक पॉइंट मिला नहीं। तो सर वो तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। वो 2 महीने आईपीसी जो पढ़ा वो बहुत मजा आया उसमें तो। और सर सेम थर्मोडायनेमिक्स आता है कि सर थर्मोडायनेमिक्स में मेरा कुछ तो स्टार्टिंग से ही हिला हुआ सब्जेक्ट था थोड़ा, है ना। और कुछ अब मेरे को सिलेबस और ज्यादा पढ़ना पड़ा, या फिर जो मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ा था वो नई चीजें पढ़नी पड़ी, तो वो उतना अच्छे से शायद मैं अब्सॉर्ब नहीं कर पाया। बट ठीक है, मैं जितना भी अब्सॉर्ब कर पाया उतना मैं एग्जाम में अपना दे पाया। ठीक है दोबारा से। तो वो तो मतलब एक्सपीरियंस वो भी मेरा अच्छा रहा था एंड उसमें मेरे को काफी मजा आया था। बट एक पार्ट जो रह गया था सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स का, वो थोड़ा हल्का रह गया था मेरा। और सर थर्मोडायनेमिक्स में ना एक चीज देती है कि जो क्लासिकल है वो समझ आ जाती है, उसे क्वेश्चन नहीं होते, और सॉल्यूशन में उसे क्वेश्चन रहता है वो समझ में नहीं आती। थर्मोडायनेमिक्स में तो यही सीन रहता है। ठीक है। तो सर उसके बाद फिर मास ट्रांसफर की बात है। सर मास ट्रांसफर ऐसा सब्जेक्ट था जो पढ़ के मुझे लगा कि अच्छा, तो ये आईपीसी के बाद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कुछ बढ़ गई थी मास को लेके? सर वो तो मतलब स्काई पे थी बिल्कुल कि अच्छा अब ये इस लेवल का हीट ट्रांसफर और मास आईपीसी पढ़ा है ना, तो मास ट्रांसफर में कुछ अलग ही लेवल का सीखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया कुछ सीखने को मिलेगा। और वो हुआ भी। मतलब मास ट्रांसफर सर पढ़ने के बाद ना ये लग रहा था कि अच्छा डिफ्यूजन पढ़ा तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया कि अच्छा तो सिंपल चीजें होती थी जो कॉलेज में ना बुक देख के खोलता था, मैं बुक खोल के बैठता था और फिर तो ये क्या गया पेज पलट देता था, ये नहीं होने वाला, बंद करो इसे। बट सर फिर वही चीज थोड़ा और डिटेल में पढ़ के अच्छे से, डिफ्यूजन जितना बेसिक टॉपिक जो है वो भी उसमें थोड़ा लगता था कि नहीं ये तो कुछ अच्छा सा पढ़ लिया, मजा आया इसमें पढ़ने में। डिफ्यूजन तक मेरी एक्सपेक्टेशन और हाई हो गई थी। ठीक है। तब फिर आया डिस्टिलेशन। वो तो मतलब अलग ही लेवल का। अगर आप मुझसे आज भी पूछोगे ना कि डिस्टिलेशन किसी को पढ़ाना है, मैं अपनी कॉपी बिना खोले किसी को भी जाके डिस्टिलेशन जितना आपने मुझे पढ़ाया उतना मैं जाके किसी को भी पढ़ा दूंगा। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। डिस्टिलेशन इतना आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया था, बिकॉज सर क्लास में ये है ना, अगर क्लास में सिर्फ थ्योरी पढ़ाते रहो तो भी काम नहीं चलता, तो क्वेश्चन का थ्योरी के बिना कुछ मतलब ही नहीं रहता। तो आपकी क्लास में एक कॉम्बिनेशन अच्छा खासा बना हुआ था कि एक पार्ट थ्योरी पढ़ने के बाद उसके जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट, और ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही जबरदस्ती के लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स जो गेट में आ सकते हैं, आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है। बिल्कुल। और उनसे आपको एक हर बार नई चीज देखने को मिलेगी। जिससे मेरे को एक क्वेश्चन सर याद आ गया, मतलब वो ना मैं काफी अजीब फील हुआ था मेरे को क्वेश्चन करने के बाद। तो जो जनरल नोटेशन रहती है ना वाई और एक्स की, वो आपने उस क्वेश्चन में पलट दी थी और उसमें ध्यान दिया नहीं क्वेश्चन में। तो उससे भी सीखने को मिलेगा अच्छा गेट के पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ना तो उसमें कुछ अज्यूम नहीं करना, एक एक चीज आपको पेपर में लिखी हुई होगी, है ना, जो पेपर में लिखा है वो चीज करनी है। तो सर सब्जेक्ट के साथ साथ ना ये पेपर अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका साथ साथ बनता जा रहा था मास आंसर के। तो वो एक मतलब काफी ऑलराउंडर चीज हो गई थी। और फिर डिस्टिलेशन के बाद तो फिर एक्सट्रैक्शन आता है, अब्जॉर्प्शन आता है, मेम्ब्रेन सेपरेशन आता है। वो सब्जेक्ट्स भी मतलब इतने अच्छे कि मैं एक बार नोट्स पढ़ूंगा और फिर मैं पढ़ा दूंगा किसी को भी, उसमें इतना कोई, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस उस मास ट्रांसफर में तो एटलीस्ट बन गया कि मैं ये सब्जेक्ट कर सकता हूँ, है ना। और गेट में भी हुआ कि भले ही सब बोलते थे पेपर टफ आया, मास ट्रांसफर में ऑलमोस्ट पूरा करके आया था पेपर में। ग्रेट। तो उसमें ऐसा था, ये जो मेन हाई वेटेज सब्जेक्ट्स थे मेन तो ये थे सर। फिर एक सीआरई था, सीआरई भी सर मैंने पढ़ा था और फॉर्चुनेटली कॉलेज में मैंने सीआरई थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। ठीक है। तो उसमें मेरा थोड़ा एक बेसिक थोड़े मेरे क्लियर थे कि बेसिक्स क्या होते हैं, और तो उससे मेरे को थोड़ी और एक हेल्प हो गई सीआरई के करने में। और सीआरई पढ़ के भी मेरे को अच्छा लगा कि अच्छा ठीक है ये चीजें मैंने पढ़ी है पहले, तो मेरे को दोबारा पढ़ के और उनमें क्लैरिटी आ गई। ठीक है। तो मुझे काफी सही लगा था सर। उसके बाद मास ट्रांसफर के बाद ना एक्सपेक्टेशन और हाई हो गई थी। ठीक है। मतलब फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल बन गया था। तो उसके बाद आपसे पढ़ा मैंने प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा।
तो उसमें भी सर, उसमें तो कुछ अलग ही सीन हो गया, क्योंकि वो ना बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट था मेरे लिए। हाँ, बिकॉज थर्ड ईयर तक इकोनॉमिक्स की तो कोई बात ही नहीं हुई थी बिल्कुल भी सही बात कॉलेज में, सही बात है। और कोई भी आसपास की उससे बात नहीं थी, तो वो बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से स्टार्ट किया था वो सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट को खत्म करते करते ना सर, मतलब ऐसा हो गया था कि मैं घुमा सकता था लोगों की, अच्छा आप मतलब कोई मेरे को घुमा नहीं पाता था कि अच्छा ये आपको 10% मिल रहा है, ये 12% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, तो आप ये ले लो। तो उससे एक जो सवाल पूछने होते हैं ना, वो अपने छोटी छोटी डोज देके क्वेश्चंस के बीच में ही पढ़ाते पढ़ाते कि अगर कोई तुम्हें ये बेचने की कोशिश करे तो उनसे ये पूछ लेना, फिर वो घबरा जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें भी सर, सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ाई, बट साथ में ये छोटी छोटी सब चीजें सीख के ना सर एक कॉन्फिडेंस अलग आता है, सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं, थोड़ा आप अपने आप को किसी आगे प्रेजेंट करते हो तो आपको रहता है कि अच्छा मेरे को कुछ चीजें आती है उस चीज से रिलेटेड, मैं किसी से बात कर रहा हूँ। मतलब डेली लाइफ में आप फिर बैठ सकते हो, लोगों के सामने बात कर सकते हो, हाँ। इतनी नॉलेज आपको रहती है। यस सर, बिल्कुल इतनी नहीं, मतलब उससे तो कहीं ज्यादा ही हो गई थी हाँ, कि डेली लाइफ से काफी ज्यादा, और इतनी हो गई थी कि आप किसी को एटलीस्ट अपने घर में तो आप किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हो कि इसमें करो या ना करो। सही बात। तो सर वो फिर एक ना नेक्स्ट लेवल का हो गया था कि पीडी के बाद तो इतनी आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस थी ना कि अब तो इसको कोई सरपास कर ही नहीं सकता। तो फिर उसके बाद ना मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया सीटी का। और सर सीटी का सब्जेक्ट है ना, बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है। उसमें कुछ ज्यादा चीजें समझने की है नहीं, समझ नहीं है, नहीं, सही बात है। तो आपने उसका भी मेरे को सही तरीका बता दिया कि सुबह नींद खोलने के लिए आधा घंटा और रात को नींद आने के लिए आधा घंटा सही बात। सीटी पढ़ना। तो सर उससे सीटी का मतलब एक तो ना सर बाकी सारे जो सब्जेक्ट पढ़े वो थ्योरी में ही पढ़े थे, बट सीटी जो सब्जेक्ट है ना उसमें एटलीस्ट ये जानने को मिला कि अच्छा इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जहाँ पे मैक्सिमम केमिकल इंजीनियर्स जाते हैं, वहां पे एक्चुअली प्रोसेस हो कैसे रहे हैं। बिकॉज सर ये जो चीज थी ये सीखने को मिलती मेरे को समर इंटर्नशिप में। सही बात। समर इंटर्नशिप में लॉकडाउन हो गया, तो वो चीजें कभी सीखने को नहीं मिली, कुछ यूनिट्स के बारे में जानने को नहीं मिला इतना खास। तो सर सीटी ने ना वो एक गैप मेरे को लगा काफी अच्छा एक गैप ब्रिज कर दिया मेरा, कि जो इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और सर प्रैक्टिकल नॉलेज तो प्रैक्टिकल से ही आती है। सही बात। बट जो मैं अगर किसी रिफाइनरी में जाता तो मैं किसी से बात कर सकता कि अच्छा ये सब्जेक्ट ये जो यूनिट है इसमें ये होता है, कोई अगर मुझसे पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ एटलीस्ट। तो सर वहां से मेरा एक और हो गया कि चलो मेरा एटलीस्ट जो इंडस्ट्रियल गैप मेरे को लग रहा था कि मेरे को पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता, वो मेरा गैप वहां पे मेरे को लगा ब्रिज हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर पॉलीमर्स तो सर मतलब जैसा कि आपने काफी बार बताया भी कि फ्यूचर में रिसर्च के लिए पॉलीमर से अच्छी फील्ड आज की डेट में मिलना मुश्किल है, चाहे आप कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी में चले जाओ, चाहे आप नए पॉलीमर्स की डेवलपमेंट में चले जाओ। सही बात है। तो वो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो इतनी सारी चीजें मेरे को एक टीचर से सीखने के लिए मिल गई। तो वो सारे सब्जेक्ट तो सर मतलब, और आपके सब्जेक्ट की जो वेटेज अगर मैं इस वाले गेट की भी बात करूं तो, और हाँ मैथ्स भी मैंने आपसे ही पढ़ा था पूरा, जितने भी मैंने पढ़े सारे टॉपिक्स जितने पढ़े थे वो सारे टॉपिक्स मैंने आपसे ही पढ़े थे। एंड सर उसमें मतलब मजा आया। मैथ्स तो मेरा थोड़ा, मैंने आपको पहले बताया, मैं 4 सेमेस्टर मेरे पास में मार्क्स आए थे। सही बात। बट हाँ मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है मैं गेट में क्वेश्चन आएगा तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कर दूंगा। सर एक आध क्वेश्चन कभी टेढ़ा मेढ़ा कुछ आ जाए तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने सारे पीवाईक्यूज कर लिए थे, मैंने दूसरी ब्रांचेस से भी अच्छे वाले पीवाईक्यूज कर लिए थे, तो मेरे अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। ठीक है। तो आउट ऑफ 100 ऑलमोस्ट 55 to 60 का तो आपसे ही कर लिया था पूरा, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, मैथ्स ही अकेला 13 मार्क्स का हो जाता है, तो 60 मार्क्स तो मैंने आपसे ही कर लिया था। और सर बाकी सब्जेक्ट भी मैंने काफी जगह से ट्राई करे, 2-3 जगह पे जा जाके कि इनसे पढ़ लेता हूँ उनसे पढ़ लेता हूँ, हर जगह से मुझे कुछ चीजें सीखने को मिली, है ना। और एंड में आके मैं वही रुक गया कि आपके सब्जेक्ट मेरे बढ़िया बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग एकदम, और बाकी सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। एंड मेरे को था कि ठीक है मैं क्वेश्चन आएगा तो इसमें मैं 75 to 80% क्वेश्चन मैं कर दूंगा। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा बन गया था। एक एफएम के लिए मैं दर भटका था, इधर किससे पढ़ूं, और एंड में जाके मैं नेगी सर मेरे को दिखा कि मैंने उनसे अच्छा खासा एफएम भी पढ़ लिया, तो मेरे को चीजें समझ में भी आ गई और अच्छे से। तो सर नेगी सर से मिलने का भी मौका मिला था। यस सर बिल्कुल, अभी नेगी सर से मिलने का भी मौका मिला था, आपसे मिलने का मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि चलो ये एटलीस्ट एक रैंक आए तो मिल के आएंगे, उसका भी मौका मिला था काफी अच्छा।
ये सर मतलब मेरे सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। शिवांश, जैसे तुम कॉलेज के साथ साथ करते थे, है ना, अब ऑनलाइन कॉलेज था तो देखो कॉलेज तो था ही, है ना, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कॉलेज का प्रेशर तो रहता ही है। कॉलेज वालों ने छोड़ा तो है नहीं बिल्कुल भी, चाहे असाइनमेंट हो चाहे एग्जाम्स हो या कुछ भी हो। तो एक बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर कॉलेज के साथ साथ ना उतना टाइम दे नहीं पाते, मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ तुमने कैसे मैनेज किया कॉलेज के साथ साथ, कितना टाइम तुम कॉलेज में देते थे, कितना टाइम तुम गेट में देते थे, किसको प्रायोरिटी देते थे, और प्रायोरिटी माइंड में क्लियर होना कितना जरूरी है कॉलेज और कोचिंग दोनों को मैनेज करने के लिए। यस सर। तो सर मेरा एक मैं लक फैक्टर बोलूं या कुछ भी बोलूं, मेरा जो सारा जो गेट का प्रिपरेशन का टाइम था वो मेरा सारा ऑनलाइन कॉलेज में निकला है। बट सर उसमें भी ऐसा नहीं होता था कि पूरे दिन गेट का ही पढ़ने का टाइम मिल पा रहा है, कि कॉलेज का कुछ काम ही नहीं है। बिल्कुल। कॉलेज की भी सर कभी कभी लेक्चर्स लेने पड़ते थे, कभी कॉलेज में क्लास में वाइवा हो रहा है, तो उसके लिए भी सर ऐसे नहीं है ना कि वो मैंने चीज, अब हो सकता है मैंने वो चीज अब तक ना पढ़नी हो प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उस चीज को मुझे बुक भी खोल के पढ़ना पड़ता था। बिल्कुल। मेरे कॉलेज के माइनर एग्जाम से अब सर ऑनलाइन एग्जाम में अगर किसी के खराब मार्क्स आएंगे तो कितना बुरा लगेगा। सही बात है। ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता था कि मार्क्स एटलीस्ट थोड़े ठीक ठाक आ जाए। सही बात है। तो सर कॉलेज का ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं दिया सर, टाइम तो आप चाहे ऑफलाइन जा रहे हो चाहे आप ऑनलाइन जा रहे हो, ऑफलाइन में थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है, आप ट्रैवल भी कर रहे हो थोड़ा सा। और सर ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम नहीं देना पड़ा, कॉलेज को काफी टाइम देना पड़ा ऑनलाइन में भी। एंड एग्जाम्स के टाइम भी सर मतलब ऐसा हो गया था कि गेट मैंने बस पकड़ रखा था कि छोड़ देंगे गेट की प्रिपरेशन, और एग्जाम टाइम पे, सिर्फ एग्जाम टाइम पे जिस 7 to 8 डेज में मेरे एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम पे मेरा पूरा फोकस कॉलेज पे था। ठीक है। एंड मैंने गेट को बस पकड़ रखा था कि मैं एक सब्जेक्ट डेली रिवाइज करूंगा, मैं चाहे नई क्लासेस नहीं देखूंगा, चाहे मैं चाहे कोई बहुत नए टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पीवाईक्यूज और रिवीजन, ठीक है, ये चीज तो मेरे को डेली करनी है। ये तो एक मतलब रूल बन गया था। और ऐसा नहीं कि सर मतलब एक दिन में कि पूरा मास ट्रांसफर ही एक दिन में कर डाला। मैंने मास ट्रांसफर के 3 टॉपिक उठा लिए, मैं डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन और एक्सट्रैक्शन आज करूंगा, ठीक है, बाकी ये 3 टॉपिक मैं कल करूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ करूंगा मैं। गेट को मेरे को छोड़ना नहीं है, गेट की प्रिपरेशन को, है ना। तो वो एक चीज है, प्रायोरिटी सेट करनी बहुत जरूरी थी कि मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए अभी कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका भी खुलने का भी पता नहीं कब खुलेगा, कितने महीने में खुलेगा, या फिर मेरे लिए गेट इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे को एक अश्योर्ड अपॉर्चुनिटी दे देगा आगे जाके मास्टर्स या पीएचडी में जाने की। तो सर चॉइस काफी क्लियर हो गई थी उस पॉइंट पे कि मेरा जो फर्स्ट और फोरमोस्ट फोकस था वो गेट पे था। एंड गेट में भी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फोकस था कि अगर मैं कुछ नया नहीं भी देख पा रहा ना, तो रिवीजन तो चाहे कुछ भी हो रहा है, वीक में 7 डेज रिवीजन एक भी दिन नहीं छोड़ना। एक भी दिन रिवीजन स्किप किया तो फिर वो नेक्स्ट डे पे ना थोड़ा आलस आता है कि चलो कल कर लेंगे। तो वो सर थ्रू आउट द 11 में काफी प्राइड से कह सकता हूँ, ठीक है, कि मार्च से लेके फरवरी एग्जाम से एक दिन पहले तक भी एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा मैंने कि मैंने एक ना एक सब्जेक्ट रिवाइज ना करा। ठीक है। तो सर मेन प्रायोरिटी तो मेरी गेट पे थी। एंड सर कॉलेज ना मैनेज हो जाता है, बड़ा डर लगता रहता है कि कॉलेज कैसे होगा। कॉलेज हो जाता है, कॉलेज में इतनी टेंशन नहीं रहती। आपके प्रोफेसर भी सर कोई ऐसे नहीं है कि बहुत तंग करते हैं, वो भी समझते हैं कि आप 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। 3rd ईयर मेरे प्रोफेसर भी अच्छे थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया, उन्होंने काफी मतलब उन्हें भी सर सबको पता था कि कोई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सही बात है। तो वो बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं करते थे। एंड सर ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में ऐसे ही होता है, कोई बहुत एक्सेप्शंस की बात अलग है, बट सारे कॉलेजेस में ऐसे होते हैं कि आपके प्रोफेसर सपोर्टिव ही होते हैं। और वो एक मेरे लिए और थोड़ा बूस्ट हो गया कि मेरे को बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रखना पड़ा। बट सर ऐसा नहीं कॉलेज बिल्कुल ही छोड़ दिया था, उसे थोड़ा तो माइंड में रखना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा शिवांश, कई बच्चे ना ये पूछते रहते हैं कि सर गेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि तैयारी करते करते मन नहीं लगता, डिमोटिवेशन आ जाती है या डर लगता है कि गेट एग्जाम में क्या होने वाला है। और स्पेशली ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिया है, उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा सताती है कि पहले मैंने अटेम्प्ट दिया था, अच्छा नहीं हुआ, इस बार भी अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होगा। तो जो रेगुलर मोटिवेशन है डेली काम करने की, डेली रिवीजन करने की, डेली पीवाईक्यूज करने की, कि कुछ भी हो जाए मुझे रिवीजन तो करनी ही करनी है, जैसे तुमने बताया, तो ये डेली रिवीजन करने की जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, और कैसे खुद को मोटिवेट रखा जाए डेली बेसिस पे। सर सी ऑनलाइन क्लासेस में खुद को मोटिवेटेड रखने का मेरे हिसाब से सबसे मेन पॉइंट ये रहता है कि आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए।
और सर गोल सिर्फ ये नहीं है कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल कि मेरे को गेट में टॉप 10 रैंक लानी है, कि मेरे को गेट में टॉप 200 रैंक लानी है, 100 रैंक लानी है। एक आपका डेली गोल होना चाहिए, एक आपका वीकली गोल भी होना चाहिए, एक मंथली गोल भी होना चाहिए, और एक आपका लॉन्ग टर्म गोल भी होना चाहिए। सही बात है। तो सर वही होता था कि मैंने एज सच कभी स्केड्यूल तो नहीं प्रिपेयर करा अपना कि मैं 1 बजे ये करूंगा, 2 बजे ये करूंगा, 3 बजे ये करूंगा। वो सर फिर बहुत ज्यादा ना टाइट हो जाता है कि इसी टाइम पे ये करना पड़ेगा, वो फॉलो भी नहीं हो पाता, वो फॉलो भी करना बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं हो पाता। तो सर जैसा कि फिर आपने बताया था, तो मैंने अपना एक वीकली शेड्यूल मेंटेन करना शुरू करा, ठीक है, जिसमें मैं डेली गोल अपने रखता था कि आज मंडे है तो मुझे आज ये सब्जेक्ट के 2 लेक्चर देखने हैं, क्योंकि सर 2 लेक्चर से ज्यादा मैंने एंड में जाके देखे थोड़े बहुत बस, बट मोस्ट ऑफ मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने एक बार सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स देखता था मैं। ठीक है। तो मेरा शेड्यूल ऐसे रहता था कि मेरे को 2 लेक्चर देखने हैं आज, मुझे 2 सब्जेक्ट्स आधे आधे या फिर 2 सब्जेक्ट छोटे छोटे वाले जो है वो पूरे पूरे रिवाइज करने हैं। ठीक है। एंड मुझे उन सब्जेक्ट की या तो पीवाईक्यूज, अगर मैं पीवाईक्यूज 3 बार कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। बट सर वो उसको इतना मेंटेन कर रहे हैं कि जब तक ये काम होगा नहीं ना, रात को सोना नहीं है, कि रात 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, जब तक ये गोल कंप्लीट नहीं हुआ तो सोना नहीं है। और वो चीज सस्टेनेबल भी रहती है सर काफी। और सर रही रिजल्ट की टेंशन, सर वो तो रहती है, वो तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप हार्ड वर्क पुट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको टेंशन होगी कि अच्छा पेपर देने गया, अगर पेपर टफ आ गया तो सर वो प्रिपरेशन के टाइम तो ये रहता है कि अच्छा ठीक है टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। वो चीज मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है कि सिर्फ अब सर मैंने अगर पढ़ाई करी है, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन या फिर ये पेपर टफ आता है ना, अगर मुझे टफ लग रहा है तो ऑब्वियसली बाकी सबको भी टफ लग रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाकी सबको ये पेपर इजी लग रहा हो। सही बात है, सही बात है। तो इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, मतलब ऐसे में कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल, डिस्टरबेंस वेरिएबल का बस ध्यान रखो, ये फोकस करो कि कंट्रोलर क्या करता है। कंट्रोलर मैनिपुलेटेड वेरिएबल पे काम करता है, डिस्टरबेंस उसके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह गेट रिजल्ट कैसा आएगा, गेट एग्जाम कैसा आएगा, ये सब डिस्टरबेंस वेरिएबल्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में प्रैक्टिस है, रिवीजन है, स्टडीज है, ये मैनिपुलेशंस है। तो अगर मैनिपुलेशंस हम परफेक्ट करेंगे तो डिस्टरबेंस रिजेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, बिकॉज हमने डिस्टरबेंस को रिजेक्ट कर दिया तो हमारा सिस्टम से परफेक्ट फीड फॉरवर्ड हो गया। तो फिर उससे बेटर तो हमारे पास कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवांश, तुमने टेस्ट सीरीज दी थी क्या, और अगर दी थी तो कितने टेस्ट तुम दे पाए, और टेस्ट सीरीज देना कितना जरूरी है गेट में एक रैंक लाने के लिए या फिर गेट प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस लाने के लिए? सर टेस्ट सीरीज वही मैंने जो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के साथ टेस्ट सीरीज आई थी, मैंने सिर्फ वही दी थी, और कोई मैंने ऐसा बाहर से टेस्ट सीरीज तो नहीं ली थी। वो नीड भी नहीं पड़ती सर, बिकॉज यहाँ पे मेरे को ना इतने टेस्ट मिल गए थे कि मैं सारे तो कंप्लीट भी नहीं कर पाया। बिकॉज सर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे मैंने, फुल लेंथ तो नहीं दिए थे। एंड सर टेस्ट सीरीज जो थी मैंने मेनली जुलाई में तो नहीं, बट जुलाई में मैंने सोचा था कि मैं एम कर रहा था कि मैं दूंगा, बट वो स्टार्ट करते करते मेरे को अगस्त तक का टाइम हो गया था। कि अगस्त में फिर जो पुराने टेस्ट पड़े हुए थे मैंने उनमें सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, कि जो मेरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, जो सुपर 30 टेस्ट सीरीज आई थी उससे मैंने अपने फर्स्ट टेस्ट देना स्टार्ट करे थे। अब सर वो शायद अगस्त सितंबर, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, बट मैंने सुपर 30 से और टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से मैंने स्टार्ट किया था। एंड सर उससे वही होता है कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सर मैंने सबसे पहले टेस्ट दिया था मार्क्स आंसर का, जिससे मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था। ठीक है, 40 मार्क्स का टेस्ट था वो, उसमें से मेरे 12 नंबर आए थे। ठीक है, तो उससे ये पता लग गया कि अभी ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट टॉपिक है, और सर टॉपिक वही दिन अपने क्लास में पढ़ाए थे सारे, उसमें कोई नई चीजें नहीं थी। बट सर उससे ये चीज समझ में आई कि ठीक है अभी रिवीजन की कहीं ना कहीं कमी है, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस की कमी है। तो सर वो फिर मैंने और पीवाईक्यूज बहुत बार अटेम्प्ट करे, फिर जो टेस्ट सीरीज को क्वेश्चन में से गलत हुए टेस्ट सीरीज के वो बार बार अटेम्प्ट करे, और ऐसे करते करते सुपर 30 के मैंने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और एंड आते आते सर हैबिट बन गई थी कि टेस्ट को एनालाइज करना, मतलब टेस्ट देने से ज्यादा उसको एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मेन बेनिफिट तो सर जो आपकी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहा है ना, कोई भी टेस्ट सीरीज हो चाहे, वो क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा, बट सर हमें एक क्वेश्चन को देख के अप्रोच कैसे करना है, वो चीज हमें मेन सीखनी होती है टेस्ट सीरीज से। और सर अब पेपर, अब इस बार की अगर आप एग्जांपल ले लो, सब बोलते हैं कि पेपर टफ नहीं बनेगा, या फिर चाहे टफ ना भी हो, बट इस बार का पेपर थोड़ा एक अलग टाइप का आ गया।
तो सर टेस्ट सीरीज से ये बेनिफिट हुआ कि जो क्वेश्चंस देख के पहले ही लगता था कि ये तो आउट ऑफ पैटर्न है, ये नहीं आएगा, बट उन्हें सर एग्जाम के टाइम पे अप्रूव तो किया ही था ना। बिल्कुल। तो गेट में भी, अब गेट में थोड़ी ना बोलेंगे तो आउट ऑफ पैटर्न इसे छोड़ दो, गेट में तो आपको जाके अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, सारे भी क्वेश्चन तो ऐसे छोड़ ही नहीं सकते। तो सर मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज का तो मेन बेनिफिट मेरे को ये लगा कि मैं क्वेश्चन को अप्रोच करना सीख गया, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। एंड सर टेस्ट सीरीज तो फिर स्टार्ट करी थी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बट प्लस की जो टेस्ट सीरीज थी उससे मैंने स्टार्ट करा था, और उसमें ना बहुत एक मेरे को अच्छा वेरिएशन लगा था कि AIMT करके जो टेस्ट सीरीज आई थी। नहीं सर, एक बाद में हुई थी, उसको पहले ग्रैंड टेस्ट, अच्छा, जो ग्रैंड टेस्ट थे ग्रैंड उसमें मैं काफी बोलता था, मैंने आपसे भी काफी बार कंप्लेंट करी थी कि सर ये टेस्ट ना मतलब अच्छे नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतनी टफ है जो कभी गेट में आ ही नहीं सकती, इतने लेंथी क्वेश्चन है, गेट में कभी नहीं है। बट सर अल्टीमेटली ना मैंने वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी ही, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते टाइम उसी क्वेश्चन अटेम्प्ट करी, और वो ग्रैंड टेस्ट सीरीज मेरे को मेन करने का फायदा मेरे को गेट में मिल गया कि मैं पेपर अगर लंबा भी था तो पैनिक तो हुआ थोड़ा बहुत, बट अगर मैंने वो पहले टफ क्वेश्चन या लंबे क्वेश्चंस नहीं करे होते तो मैं थोड़ा और ज्यादा पैनिक हो जाता, तो फिर सही बात है, क्या रिजल्ट अभी सर टेस्ट तो, और क्वालिटी ऑफ टेस्ट तो मतलब मेरे हिसाब से जैसे जैसे मैं टेस्ट देता रहा, या तो कैपेबिलिटी बढ़ती रही या साथ में टेस्ट भी अच्छे होते रहे, और मिस्टेक्स को एनालाइज करते 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 टेस्ट में एक लीडर इंक्रीज स्कोर पर दिख रहा था कि अच्छा ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन भी आ रहा था, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था कि ठीक है मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और वो चीज आगे मैं एग्जाम के प्रेशर में अप्लाई कर पा रहा हूँ, तो वो सबसे काफी कॉन्फिडेंस बूस्टर था। और मैंने गेट से जैसे आपने समझाया था कि मैंने गेट से 8 to 10 डेज पहले बंद कर दिए थे, ठीक है, तो इससे वो मेरा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहा है। तो ये सब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में भी गेट की टेस्ट सीरीज का काफी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रोल था। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि आप जब सब्जेक्ट पढ़ते हो, पढ़ते टाइम आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा मत सोचा करो। आप अपना सब्जेक्ट में जो फंडामेंटल्स है, डेप्थ है, थ्योरीज है, डेरिवेशंस है, असम्पशंस है, इन सबको बार बार पढ़कर इन सबको रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। और PYQs जितने आपको मिलते हैं पिछले 20 साल के, उनको करते रहो, साथ साथ जो क्लास क्वेश्चंस होते हैं या अगर कोई टेस्ट होता है तो दोज क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर द प्रैक्टिस एट दैट टाइम। क्योंकि पहले आपको इस काबिल बनना है कि वो सब्जेक्ट आप जब टेस्ट सीरीज तक पहुंचो, अटेम्प्ट करो, तो एटलीस्ट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के आपको समझ में आए। कई बार बच्चे मैंने देखे हैं कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं, इसमें होता क्या है कि उनके फंडामेंटल्स रह जाते हैं, फिर वो क्वेश्चंस हो नहीं पाते और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। तो ये मेरा सबको एडवाइस है कि टिल अक्टूबर 31 जब तक आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं कर रहे, तब तक टीचर ने जो पढ़ाया है क्लास में वो नोट्स सबसे पहले है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, PYQs, और उसके बाद जो क्वेश्चन टीचर ने आपको दिए होंगे बस उतने ही आपको करने हैं। PYQs बार बार करने हैं, नोट्स बार बार रिवाइज करना है, और अक्टूबर तक अगर आपने ये 4-5 बार कर लिया तो आपको सब्जेक्ट में एक कंफर्टेबलनेस फील होगी, आपको एक अपना लेवल फील होगा। और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो टेस्ट ही देने हैं फिर 3 महीने, और तो कुछ करना नहीं उसमें। और उस टेस्ट के अंदर 3 महीनों में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आप फिर अलग से नोटबुक बना सकते हो। इन 3 महीनों के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के कम से कम 200 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, और वो 200 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन जाएंगे, उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो पहले हमें अपना एक लेवल बनाना है और सही समय पे सही काम करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज देने का जो सही समय होता है वो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और टेस्ट सीरीज पहले कौन सी देनी है, बाद में कौन सी, ये मैं ऑब्वियसली सेशंस लेता रहता हूँ, इस साल भी सेशंस लूंगा। पर जैसे शिवांश ने बोला कि पहले उसका ध्यान नोट्स पे था, रिवीजन पे था, PYQs पे था, और बाद में फिर उसने जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी तो सुपर 30 भी दी, ग्रैंड टेस्ट भी दिया, AIMT भी दिया, और हर तरह की टेस्ट सीरीज उसने अटेम्प्ट करी जिससे उसके हेल्प मिली। तो सेम चीज आपको भी ध्यान में रखना है, पहले खुद को एक लेवल क्रिएट करना है, बिकॉज बीटेक से जस्ट आप कोचिंग में आए हो, बहुत सारी चीजें आपको पहले नहीं पता थी, जो पता लगी है उसे हमें याद रखने के लिए भी बहुत बार रिवीजन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ग्रेट। अच्छा, मुझे आप अब ये बताओ कि गेट एग्जाम के वो जो 3 घंटे थे इस बार के, वो 3 घंटे क्या थे आपके लिए, पहला मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक में एक ब्रीफ के अंदर वो 3 घंटे का जो एक्सपीरियंस है वो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को बताओ। हाँ सर, तो वो ना उस एग्जाम के टाइम पे
एक काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा पेपर कैसा जाएगा, और वो 3 घंटे एक्सपीरियंस उससे काफी ज्यादा अलग था। बिकॉज सर जितनी भी मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था, मैं जितने भी टेस्ट कैसे भी दे रहा था, चाहे मैं हैंड मतलब पेपर पे प्रिंटेड क्वेश्चंस कर रहा था, पीवाईक्यूज कर रहा था, उसमें मेरा जनरल ये रहता था कि मैं विद इन द फर्स्ट 1.5 आवर टू 2 आवर्स में मैं पेपर को एक बार पूरा रीड करके एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दूं, कि मेरे से जितने क्वेश्चन इजीली हो पा रहे हैं मैं उतने पूरे कर देता हूँ, और लास्ट के 1 घंटे में जो टफ क्वेश्चन है मैं वो करूंगा। ठीक है। और सर जितने लास्ट से मैंने, जैसे अगर आप लास्ट के 5-6 साल के पेपर्स की बात करें, तो वो मैक्सिमम पेपर्स भी ऐसे ही आए थे कि आप 2 आवर्स में पूरा पेपर बड़े कंफर्टेबली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो अभी क्वेश्चन रह गए हैं वो आप बाद में 1 घंटे में वो आपको असली में टॉप 5 या टॉप 10 में पुश करेंगे। ठीक है। लास्ट का 1 घंटा। सर बट इस साल मतलब थोड़ा एग्जाम प्रेशर भी था, बिकॉज ये पता है कि इस 3 घंटे पे आगे के कई साल डिपेंड करने वाले हैं। सही बात है। तो सर वो एक प्रेशर था। और सर क्या हुआ ना, मतलब मेरी आदत है कि जैसे स्ट्रेटेजी ये रहती है कि पेपर को सेग्रीगेट कर लेना है पहले, एंड उसमें जनरली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, बिकॉज एक हाथ सेट हुआ था कि मैं स्क्रॉल करूंगा, क्वेश्चन आते रहेंगे और मैं वो क्वेश्चन देख देख के मार्क करता रहूंगा। तो सर वहां पे एक अगली सरप्राइज ये मिला कि गेट के एग्जाम में स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है, आपको माउस से लेके ही पूरा ड्रैग करना है। अच्छा। तो एक एक क्वेश्चन देख के फिर लिखने में थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, क्वेश्चन मेरे को थोड़े देखे लग रहे थे कि मैंने जैसे पीवाईक्यूज में देखे थे, मुझे डायग्राम्स काफी फेमिलियर लग रहे थे, मुझे कुछ वर्ड्स काफी फेमिलियर लग रहे थे, तो मैं तभी कॉन्फिडेंट था कि मेरे 5 मिनट ही एक्स्ट्रा वेस्ट हुए हैं, तो आई कवर दैट, मेरे पास एंड में 1 घंटा बचेगा, मैं कवर अप कर लूंगा। ठीक है। एंड सर मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे उनसे मैंने स्टार्ट करा। एंड सर एग्जाम में ना मतलब क्या हुआ कि जनरली मैं फर्स्ट 1 घंटे में 10 to 15 इजी क्वेश्चंस बड़े कंफर्टेबली कर लेता था वर्स्ट केस सिनेरियो में, बट इस बार थोड़ा पेपर लेंदी था, और पेपर के प्रेशर में मैं क्वेश्चंस को ठीक से ये नहीं छाट पाया कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अभी करना है, मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है आगे के। बिल्कुल। और उसकी वजह से मेरे पहले 68 मिनट्स में 3 क्वेश्चन हुए थे। पहले 68 मिनट्स में 3 क्वेश्चन हुए थे। 3 क्वेश्चन हुए थे। ओ बाप रे। तो जब मैंने देखा कि टाइमर में 112 मिनट्स लिखा हुआ है और मेरे साइड में सिर्फ 3 बॉक्सेस पे ग्रीन मार्क है, तब मेरे को एक अलग लेवल की टेंशन होनी स्टार्ट हो गई कि पेपर कितना भी टफ हो, 20 क्वेश्चन करने पे तो अच्छी रैंक किसी भी हालत में नहीं आ सकती, आप कुछ भी कर लो, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे तो आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो सर वहां पे मैंने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने सोचा कि कोर को मैं हटाता हूँ, तो फिर मैंने वहां पे एप्टीट्यूड किया। ठीक है। और सर इस बार का बहुत ही सिंपल एप्टीट्यूड था, एंड विद इन 15 मिनट्स मैंने एप्टीट्यूड पूरा खत्म कर दिया, एंड एप्टीट्यूड में मेरे 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स भी आए थे पूरे। वाह, ग्रेट। एंड तो सर उससे मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि ठीक है अब मैं आगे करता हूँ। सर पेपर तो एट द एंड वही, तब पूरे पेपर में ये क्वेश्चन पेपर के प्रेशर में छाटना कि ये क्वेश्चन मेरे को भी करना है या नहीं करना, हालांकि मैंने टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करी थी, बट वो जो स्टार्टिंग के 68 मिनट्स मैंने जो वेस्ट करे ना, वो मेरे दिमाग में अभी भी चुप रहे थे। तभी आपने जो बात बोली थी वो अभी भी ध्यान है कि बाउंसर बॉल को एक बैट्समैन जितना जल्दी भूल जाए बिल्कुल उतना ही अच्छा है। तो एट द एंड ऑफ 1.5 आवर्स, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स नहीं, आप बोल दीजिए 1 hour 45 मिनट्स के आसपास में मैंने एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन और कोर के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, तो मेरे 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, एंड मेरे पास 1 घंटा 15 मिनट बचा था। सर उसमें मेरा गोल था कि मैं एटलीस्ट 40 और क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। सर ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही टफ आता है, पेपर में इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे, जैसे सीआरई का मेरे को एक क्वेश्चन आया था जिसमें अपैरेंट रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था, सॉरी अपैरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था, तो वो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, विद इन 5 सेकंड उसका आंसर मेंटली कैलकुलेट करके हो गया। और ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था, ऐसे और भी क्वेश्चन थे सर, जो कि 2 मार्क्स के भी बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, जो कि फिर मैंने छाटे जल्दी करके उन्हें किया मैंने। तो पेपर खत्म होते होते मैंने ऑलमोस्ट 46 to 47 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। ठीक है। तो मुझे लगा था कि ठीक है, बट दिमाग में मेरी एक चीज आ गई थी, अच्छा ठीक है अब यहाँ से घर पे जाके 2023 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है बिना एक भी दिन स्किप करे। तो फिर वो दिमाग में मेरे सेट हो गया था कि ठीक है अब घर जाके 23 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सर अब ऐसा होता भी सर, पेपर हर कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि पेपर में एकदम से कट ऑफ में इतना वेरिएशन आ जाएगा एक साल कंपेयर लास्ट ईयर से करते हैं। यस सर, हम हमेशा लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, जो कि मैंने किया भी था। मैंने 1 फरवरी को मैंने 2021 का पेपर, मैंने पूरे प्रिपरेशन में 21 के क्वेश्चंस को मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, कि जो आते थे मैं उन्हें देख के स्किप कर देता बिल्कुल कि 21 का है। और मैंने 1 फरवरी को मैंने 2021 का पेपर अटेम्प्ट किया था 3 घंटे के अंदर, टाइम में बिल्कुल,
और उसमें मेरे 83 मार्क्स बने थे आउट ऑफ 100। दैट्स ग्रेट। तो उससे कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे चला गया था कि 83 का तो सर मतलब होता है टॉप 10 में से आपको कंफर्म ही है बिल्कुल। कंफर्म। हाँ, तो सर उससे कॉन्फिडेंस है कि ठीक है पेपर टफ भी आएगा तो कितना ही टफ आ जाएगा, इसमें से 10 नंबर कम हो जाएंगे तब भी टॉप 50 में तो पक्का ही होता है। सही बात है। तो फिर बट हम ना उस चीज को काउंट नहीं कर पाते कभी भी कि घर पे बैठ के पेपर देने में जब आपको पता है कि इस पेपर पे मेरी लाइफ की कोई चीज डिपेंड नहीं कर रही, और असली में सेंटर पे जाके पेपर देने में जब आपको पता है कि ये 3 घंटे पे अगले लाइफ पे एटलीस्ट 20 इयर्स डिपेंड करने वाले हैं, सही बात है। वो एक प्रेशर ना दिमाग पे अलग ही लेवल का होता है। तो वो भी थोड़ा हाथ मेरा सुन हो गया था लेफ्ट वाला थोड़ा। फिर भी तुमने मतलब काफी अच्छे से मैनेज किया। अगर 2 घंटे की मैं बात करूं, तुम्हारे सिर्फ 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे और उसके बाद तुमने आखिरी घंटे में जिस तरह से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई है, और आई थिंक तुम्हारे कितने 42 मार्क्स है, कितने मार्क्स आए थे? 47 मार्क्स है। 44.67। तो 44.67 मार्क्स पे आ जाना तो दैट्स वेरी बिग थिंग यार। शिवांश, मैं इसमें ये पूछना चाहूंगा कि कितना बड़ा रोल होता है रैंक लाने में कैलकुलेशन मिस्टेक और सिली मिस्टेक के ना होने का, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालो। हाँ सर, तो बेसिकली एक टॉप 10 वाले में और टॉप 500 वाले में इतना डिफरेंस होता है कि टॉप 10 वाले का मेंटल स्टेट बेटर था और उसने अपने दिमाग को शांत रखा बिल्कुल, और उसकी सिली मिस्टेक कम से कम करी बिल्कुल। सर एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि रैंक 1 और रैंक 500 में नॉलेज सेम होती है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम आता है, उनकी क्लैरिटी बिल्कुल सेम होती है, उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल सेम होती है। बट एट द एंड सर बात ये हो पाती है उन 3 घंटे में अपना मेंटल स्टेट अपने काबू में रखना एक काफी बड़ा टास्क हो जाता है। और जबकि ऐसे केस में जब आपको पेपर हवा में लग रही हो कि क्वेश्चंस निकले जा रहे हैं, हर 10 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो बस, तो तब सर वही एक बात आती है कि जिसने अपने माइंड को अच्छे से मेंटेन करा, जो काम लेके अच्छे से पेपर को कर पाया, उसने सिली मिस्टेक्स काफी अवॉइड कर दी एंड उसका रैंक 1 आ गया, उसका रैंक 10 आ गया, रैंक 20 आ गया, 30 आ गया। एंड सर जिसका नहीं मेंटेन कर पाया उसका 200, 300, 400, 500 पे आ गया। नॉलेज लेवल सेम रहता है बट सर एट द एंड वही बात रहती है कि जिसने कम से कम सिली मिस्टेक्स करी है, जिसने कम से कम कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, और सर सिर्फ इसमें ना किसी तरीके की मिस्टेक होती है कि आपने ना कोई सिली मिस्टेक करी है, मतलब उस टाइम सिली मिस्टेक में डाल भी सकते हैं कि ना आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। आपने वर्चुअल कैलकुलेशन में आंसर निकाला है 3.13, ठीक है, आप वहां पे लिखे 3.33 तो वो सर बता दिया अब उसे किस टाइप की कैटेगरी में डाला जाए, तो इस टाइप की कैटेगरी में डाल सकते हो उसे। सर तो वो अगर सर उसके पीछे कुछ और नहीं होता है। अगर हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल सेट है कि पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर ये बात हमने बिल्कुल अच्छे से समझ रखी है तो ये गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। बट एट द एंड सर वही बात आती है, पेपर के प्रेशर में तो काफी चीजें रखी रहती है ऐसी की ऐसी। तो सर वही तुमने कैलकुलेशन की थी क्या अपने, कि तुमने कितनी मिस्टेक करी है इस पेपर में? कैलकुलेशन किया था कितना मार्क्स उस वजह से तुम्हारे कटे हैं? ये सर अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं सिली मिस्टेक्स बिल्कुल 0 करता तो मेरे मार्क्स इस पेपर में 60 मार्क्स बनते हैं। 60? यस, तो मेरा 15.33 मार्क्स जो है वो मेरे कैलकुलेशंस और सिली मिस्टेक्स की वजह से गए हैं, जिसमें से एक मैंने भी बताई हुई कि मतलब क्वेश्चंस तुम्हें वो आते थे, तुमने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उनका कॉन्सेप्ट भी तुम्हें आता था और तुमने सोल्व भी किया, बट या तो सोल्व करते करते गलती कर दी तुमने, कैजुअल मिस्टेक, या फिर आंसर पुट करते टाइम तुमने गलती कर दी। ये सर ये सब सर क्या होता है जनरली लोग सर इनमें से एक चीज हो जाती है, मैं ये तीनों गलतियां करके आया। एक जैसे ये करी कि मेरे को कॉन्सेप्ट आता था, पेपर में काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे सर बिल्कुल बेसिक एक जो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन होता है जैसे वेंचुरी मीटर का होता है, उसमें पूरे वेंचुरी मीटर में एक ही फॉर्मूला है, आपको वही अप्लाई करना है, आपको उसी से आंसर आएगा। उसने भी वही किया सर, मेरा आंसर आया 3.13 और उसे मैंने जाके अपनी आंसर की में लिख दिया, उधर क्लिक करना है 3.33। तो वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, वो नेगेटिव नहीं था एटलीस्ट, तो वरना मेरे 0.66 से घटा हो जाता था, बट वो एक नेट टाइप क्वेश्चन था, 0 हो गया। ये सर और इतनी छोटी सी चीज पे उसमें मेरे 2 मार्क्स कम हुए, जिन 2 मार्क्स की वजह से एटलीस्ट आप ये समझ लो एटलीस्ट 65 to 70 रैंक का फर्क पड़ गया आराम से। और सर ये तो एक मिस्टेक बताइए, ऐसा एक और क्वेश्चन जो मेरे को अभी भी काफी याद आता है, वो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, जिससे मैंने मल्टीप्लाई करा और मैं यूनिट वेक्टर से नहीं, मैंने वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दिया उसे, तो मैं उसके मैग्नीट्यूड करना भूल गया। ओके, तो सर ये मिस्टेक्स तो सर अब
अब तो वो लगता है कि ठीक है चलो जो हो गई वो हो तो गई। तुम्हारे मतलब 60 नंबर आ जाते हैं आराम से। ये सर 60 नंबर अगर मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मैं 100% नहीं भी एलिमिनेट कर पाता, अगर मैं सिर्फ उनको 80% एलिमिनेट कर पाता कि मेरे 2-3 नंबर की तब भी गलती होती तो मेरे 58-57 मार्क्स तो आ जाते। सो गाइस इस बार 60 नंबर पे 5 रैंक थी और 58 पे भी टॉप 20 में थे। तो इस से बात से हमें ये पता लगता है कि अगर आपने प्रिपरेशन की है तो पेपर कैसा भी हो, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो टॉप 20 या टॉप 10 में लाने की कैपेबिलिटी तो अब आपके अंदर आ गई है, मतलब आपने अपना काम कर दिया है। अब जैसे शिवांश ने बोला कि जितना आप अपने आप को काम रख पाओगे, जितना फोकस के साथ आप पेपर कर पाओगे, उतने आपके प्रोबेबिलिटी रैंक लाने की बढ़ती रहेगी, है ना। जैसे कि काफी शिवांश ने अपने मिस्टेक्स के बारे में बात करी और काफी कैजुअल मिस्टेक्स थी, और मैं आप सबको बता दूं कैजुअल मिस्टेक्स याद आती है बहुत। सोते सोते जागते जागते मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों किया। जैसे क्रिकेट में होता है ना, बैट्समैन जब आउट हो जाता है और उस टाइम उसकी नीड होती है तो वो ही सोचता है मैंने ऐसा शॉट क्यों खेला, है ना। तो वो चीज बड़ी याद आती है। तो हमें मेन ध्यान इस बात पे देना है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करें फोकस के साथ करें, है ना। स्पेशली 2023 के बच्चों के लिए कि जब भी कोई क्वेश्चंस करो आप फोकस के साथ करो। आप कंसेप्ट की टेंशन मत लो, फंडामेंटल की टेंशन मत लो। पेपर में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिससे आप टॉप 10 में स्कोर कर लोगे। वो 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है। बट 15 क्वेश्चंस को छोड़कर या 20 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आराम से अटेम्प्ट कर ले जाओगे। आपको बस एक चीज मेक श्योर करनी है कि उस क्वेश्चन का टिल द फाइनल पॉइंट जो आंसर है वो आप सही पुट करके आओ। अगर वो चीज आपने अचीव कर ली देन यू कैन सी योरसेल्फ इन टॉप 10 वेरी वेरी इजीली, ठीक है। तो काफी कुछ सीखने को मिला, ठीक है। शिवांश तो मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था ओवर दैट रिजल्ट? हाँ सर, तो ना सर मेन बात ये है कि हर बार पेपर ना थोड़ा ऐसा रहता है कि सबको पता रहता है कि हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर सबको सर जैसे एक रूल ऑफ थंब है कि अगर आपके 70 प्लस बन रहा है तो आपकी टॉप 100 तो कहीं नहीं गई, टॉप 100 में तो गारंटीड हो ही हो। और अगर पेपर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो टॉप 50 में भी आराम से आ सकते हैं 70 प्लस मार्क्स पे। सर इस बार थोड़ा सीन अलग हो गया। मार्क्स कैलकुलेट करते हुए स्टार्टिंग में तो जैसे जब आंसर की नहीं आई थी तब तक तो मेरे 42 ही मार्क्स बन रहे थे। एंड तब तक तो लगा था कि तो 42 बन रहे हैं। 42 पे सर एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि 42 पे टॉप 1000 भी मिलना मुश्किल है। सही बात है। बिकॉज लास्ट ईयर सर अब जब मेंटल स्टेट ऐसा रहता है ना कि आपने एक साल पढ़ाई करी और फिर उसके बाद ऐसा हुआ तो फिर आप ना बहुत इधर हाथ पैर मारते हो इधर उधर। तो गूगल पे मतलब अगर आप मेरी हिस्ट्री उठा के देखोगे ना तो आपको इतनी सारी चीज दिखेंगी, रैंक वर्सेस मार्क्स, कितने रैंक वर्सेस मार्क्स क्या रहा था पास्ट ईयर से। तो उसमें भी लिखा था कि जो पेपर बोलते थे कि लेंदी आया था 2020 का, बोलते थे कि पेपर काफी लेंदी था, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे। उसमें भी 53 मार्क्स पे 830 रैंक बनी थी। ओके। तो मेरे तो 50 भी नहीं टच हो रहे थे, मेरे तो 42 पे था। तो मेरे को लगा था कि इस बार तो लग रहा है 2000 के आसपास रैंक बनेगी, 2000, 2200, 2500 तक भी बन सकती थी। बट सर फिर धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ थोड़ा कि अच्छा पेपर जो क्लास में जानता था मैं, आपकी क्लास में आते थे जिनसे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, वो भी बोल रहे हैं कि हमारे 46 मार्क्स आ रहे हैं, 45 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब मेरी पर्सनली एक भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं हुई जो बोलो कि मेरे 52-53 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, एक सी बात नहीं हुई। बट मेरे को ना कि मैंने 10 लोगों से बात करी है, पेपर दे रहे हैं 15,000 लोग, 10 थोड़ी ना बात करी है मैंने। कोई ना कोई 85 प्लस ला रहा होगा, ऐसे तो ओके नो डाउट। तो ये तो था मेरे दिमाग में। भूल गया कि सारे रैंकर्स तुमको सर की क्लास में बैठे हैं। वो चीज ये सारे लोग तो यही बैठे जो रैंक लाने वाले हैं, ठीक है। तो भाई वो सर, बट वही है कि जो नेक्स्ट 1 महीना था ना एग्जाम से बाद तक का और रिजल्ट से पहले तक का, वो ना काफी एक जर्नी थी अजीब सी, जिसमें अगर सर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग जर्नी थी। बिकॉज सर उसमें ना ये दिख रहा था कि अच्छा नंबर ऑफ सर जब फाइनल आंसर की आ गई तब भी मेरे कोई बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, मेरे 2.67 मार्क्स बढ़ गए, क्योंकि मेरा एक जो गलत बता रखा था 2 मार्क्स पे एमसीक्यू वो मेरा ठीक हो गया। तो मेरे 42 से 44.67 होगा। तो सर मेरा 2.67 बढ़ गया, 200 रैंक बढ़ गई, 2200 से 2000 आ जाएगी। इससे बेटर तो और क्या ही हो जाएगा।
ठीक बात है। तो फाइनल आंसर के आने के बाद मैंने आपसे बात भी करी थी, हाँ। और मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी 23 की। फिर तो मैंने फुल फ्लेजेड एकदम स्टार्ट कर दी थी कि जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे जहाँ मेरे मार्क्स कटे, मैंने वहां से अपनी प्रिपरेशन कर दी स्टार्ट की। अब रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा, है ना। अभी आगे स्टार्ट करते हैं, बार आने वाले, बार के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, है ना। वो चीज दिमाग में इतनी फिट हो गई थी बिल्कुल। तो फिर बट रैंक प्रेडिक्टर भी थे, रैंक प्रेडिक्टर में डाला, तो उसने रैंक प्रेडिक्टर ने भी जो मेरी रैंक बताई थी वो 280 to 380 बताई थी। ठीक है। अब सर उसने ये पता कि 2000 बच्चों ने डाला है इसमें, उसमें मेरी 280 to 380 बता रहा है। 15,000 में अगर आप ये मानो कि 6-7 हजार में भी सैचुरेट होता है, तो 800-900 से तो खराब ही आएगी ना, तब 1000 में शायद आ जाए, चांस ये लग रहा था। ठीक बात है। तो सर वही था कि ठीक है, मतलब खराब रैंक आएगी तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेके दोबारा प्रिपेयर कर लेंगे। बट सर फिर वही हुआ, रिजल्ट आया था, मेरे को टाइम भी अच्छे से आता है, 11:36 पे होते हैं ना। रिफ्रेश कर रहा था मैं, और रिफ्रेश करा तो आगे रिजल्ट, तो मैंने रैंक को देखा तो मेरे को लगा ये स्कोर है मेरा। तो फिर मेरे को ध्यान आया नहीं, इतना कम तो स्कोर आता ही नहीं है, 350 से नीचे स्कोर आता ही नहीं कभी भी। तो मैंने कहा रैंक है, तो मेरे को नहीं ठीक है, अभी अपलोड हो रहे होंगे, कुछ होगी गड़बड़ इसमें, अभी ठीक हो जाएगा। रिफ्रेश किया, फिर वेबसाइट डाउन हो गई, तो मैं समझ गया कि ये रैंक तो ठीक है, मतलब ये डाउन हो गया, मतलब पूरी भीड़ आ गई है देखने, मेरा सब आ गया कि रिजल्ट आ गया। और सर फिर वो जो एक फीलिंग थी ना कि अच्छा देखो कि 190, अब सर अगर आप यही 190 की बात करते ना मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैं इसको वैल्यू नहीं करता कभी भी। सही बात है, सही बात कि 190 में नहीं चाहिए मेरे को तो चाहिए टॉप 10 में चाहिए, टॉप 5 में चाहिए, वो टॉप 1 में ही रैंक चाहिए मेरे को। ठीक बात है। तो मैं उस 190 को कभी वैल्यू नहीं कर पाता। एग्जाम देने से पहले, एग्जाम देने के बाद तो ये था भगवान जो देगा वही ठीक है। सही बात है ना। बट सर वो 190 देख के भी फिर वो काफी अच्छा लगा कि हाँ चलो एटलीस्ट एक ठीक ठाक रैंक आ गई, अंडर 200 रैंक आ गई। तो मैंने पेरेंट्स को भी बोला था कि पेपर टफ आया है, बट ये दिमाग में नहीं था कि 44.67 पे 190 रैंक बन जाएगी, जिसमें 2,000 रैंक बनती है। तो वो भी पेरेंट्स भी काफी खुश हुए थे, उठाया था मैंने, सबसे हो गए थे। मैं सबको दबा पीट के उठाया मैंने। उठो रैंक आ गई। ठीक बात है। तो सब काफी खुश थे, पेरेंट्स भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी, रिलेटिव भी काफी खुश थे। तो वो मेरे को काफी ठीक लगा कि चलो ठीक है, 190 एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, बट हाँ एक ठीक रैंक है जो कि मेरे को IIT दिल्ली बॉम्बे मिलने का चांस रहता है। यहाँ पर मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने गेट 2022 का एग्जाम दिया है, तो गाइस आपकी जितनी भी रैंक है स्कोर कार्ड पे, मैं उसे आपकी रियल रैंक या ट्रू रैंक नहीं मानता हूँ। जितनी मिस्टेक्स आपने की थी, अगर वो ना करते तो कितने मार्क्स आपके आते और कितनी रैंक आपकी आती, मैं उसे आपकी रियल रैंक या ट्रू रैंक मानता हूँ। बिकॉज आपकी जो प्रिपरेशंस थी वो उसी के लेवल की थी। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा कैजुअल वहां पे काम हो गया, थोड़ा सा फोकस लूज हो गया, इस वजह से आपके मार्क्स कम आ गए, रैंक कम आ गई। बट ये आपका, मैं इससे जजमेंट नहीं कर सकता आपकी नॉलेज का, मतलब रैंक आपकी नॉलेज का जजमेंट नहीं है। आपकी नॉलेज का एक्चुअल जजमेंट वो है जो आप ला सकते थे। जो आपका आया है ये है एक्चुअल ट्रांसफर, जो आप ला सकते थे मिस्टेक्स ना करके, वो है इक्विलिब्रियम ट्रांसफर। तो हमें बस अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करना है ना। 100% जैसे शिवांश ने बोला तो नहीं कर सकते थे, 60 तो शायद ना आते, बट अगर 58 भी आ जाते, 80% भी ठीक रहता, तो 58 आ सकते थे। तो वो चीज की जा सकती है। सो जितने भी बच्चे जिनके मार्क्स या रैंक जितने भी आए हैं, तो आपको इस रैंक को लेके दुखी होने की बिल्कुल नीड नहीं है। चाहे आपकी 500 रैंक हो, 1000 रैंक हो, आप ये सोचो कि पेपर अगर आप अटेम्प्ट जो आपने किया, अगर उसमें मिस्टेक्स ना होती तो कितना रैंक आता। और अगर उस टाइम पे आप 500 के बाहर हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कमी रह गई है। आपको प्रिपरेशन अच्छी करने की नीड है, आपकी काफी सारी चीजें वीक है। बट अगर आपकी 500 के अंदर रैंक है तो इट्स वेरी गुड, और नॉलेज आपको है, बस आपको चीजें रिफ्रेश करके रहनी है। मतलब कि जो आपने पढ़ा है दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो क्वेश्चंस आपके पास है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर इन्हीं को ही आप रिवाइज करते रहोगे तो अगले गेट में आप बहुत आसानी से रैंक ला सकते हो, बिकॉज अब आपके पास गेट देने का एक्सपीरियंस भी है।
और आपको पता है कि किन चीजों की वजह से आपके मार्क्स कटे थे, तो वो इंसान दोबारा रिपीट नहीं करता है। ये हमारा जो ह्यूमन कैलकुलेटर अंदर बैठा है कंट्रोलर, इसको पता है कि ये गलती मैं दोबारा अब नहीं करूंगा, इट हैपेंस। ठीक है, तो अगर आप इसी जो जिस स्टेट ऑफ माइंड से आपने 22 का एग्जाम दिया था, अगर यही स्टेट ऑफ माइंड, यही नॉलेज का लेवल आपका 23 तक आप मेंटेन करते रहे, और मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं करना, बस रिवीजन करनी है, नथिंग एल्स, मेंटेन करते रहे, तो 23 में आप देखोगे आपको कि आप आराम से टॉप 10 में आ सकते हो। तो ये सारे 2022 के जितने कैंडिडेट्स हैं हु एस्पायर टू बी इन टॉप 100 इन 2023, उनके लिए मेरी यह लेसन है। तो शिवांश, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान सब क्या है? सर फ्यूचर प्लान्स तो मेरे एमटेक के ही हैं। ठीक है। एंड एमटेक जैसा कि आपसे बात भी हुई थी तब भी आपने बताया था कि पीएसयूज तो सर आपको लिमिट कर देती हैं कि पीएसयूज आपको हार्ड वर्क के लिए कभी रिवॉर्ड नहीं करेंगी, बट अगर आप एमटेक करके एक ऐसी फील्ड में काम करते हो जिसका एक अच्छा काफी फ्यूचर में स्कोप है, तो वहां पे आप उस जैसे जैसे वो फील्ड ग्रो करेगी वैसे आप भी उसके साथ ग्रो कर सकते हो, एंड उसमें आपको आपके हार्ड वर्क के लिए भी रिवॉर्ड किया जाएगा। और आप ट्रूली एक मतलब मेरे को जैसे ये लगता था कि बीटेक में मैंने काफी सीख लिया या फिर मैं से काफी सीख लिया, बट अब मुझे लगता है कि मेरे को थोड़ा और सीखना चाहिए इसके बारे में। जो फील्ड है इसमें काफी इंटरेस्ट आता है एंड काफी मजा आता है, तो सर इसलिए मेरा डिसीजन तो अभी यही कि मैं एमटेक ही करने जाऊंगा, एंड फ्यूचर में देखते हैं इस पर आगे आज से 4-5 साल बाद 6 साल बाद क्या होता है। बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मास्टर्स के अंदर जब कोई बच्चा लग के काम करता है, अच्छे से काम करता है, तो फ्यूचर ऑब्वियसली ब्राइट ही होता है। तो शिवांश, आईपी के जो आपके अब जूनियर्स है 4th ईयर में 3rd ईयर में, उनको आप क्या बोलना चाहोगे रिगार्डिंग द गेट एग्जाम? सर तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उसमें। एक तो होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो गेट के एस्पिरेंट है, और जो नहीं कर रहे होंगे कहीं से प्रिपेयर। दोनों के लिए एडवाइस सेम ही है कि मतलब काफी लोगों की 10 जगह से सुन के तो बहुत जगह से प्रिपेयर कर लिया, एक बार ढंग से किसी की गाइडेंस में रहकर प्रिपेयर करके देखो, 1 साल पूरा डेडिकेट करके, जो चाहे अभी जो 3rd ईयर में है या फिर 4th ईयर में आएंगे, या जो 2nd ईयर में है अभी 3rd ईयर में जो आएंगे, उन दोनों के लिए बात है सर ये कि एक बार ठीक गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करके देखो। एंड ठीक गाइडेंस की अगर बात करो तो फिर तो अंकुर सर के अलावा तो और कोई आता नहीं दिमाग में, तो वही बोलूंगा एक बार अंकुर सर के अंदर प्रिपेयर करके देखो। और आई कैन गारंटी यू कि आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ बिना सीखे जा रहे हो। बिल्कुल, सीखने को इतना कुछ मिलेगा। और सर एम नॉलेज ही रखना है, नॉलेज के साथ साथ ना एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा तो रैंक तो फिर लगेगा कि ठीक है, रैंक तो आती जाती रहती है, रैंक बड़े आराम से आ जाएगी फिर तो। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा साथ में कि गेट की प्रिपरेशन तो है, बट हमारे केमिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स है ना, अगर हम उनका रियल मतलब देखें तो हमें एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करते हैं, हमें बेटर इंसान बनाते हैं, और डेली लाइफ में हमें काबिल बनाते हैं चीजों को देखने में, परखने में, अंडरस्टैंड करने में, बातें करने में। क्योंकि जब आप एक इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हो ना, तो काफी लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि तुम अब इंजीनियर बन गए हो, बेसिक बातें आपको आती होगी, और अगर वो भी नहीं आप बता पाते तो फिर बड़ा एम्बैरेसमेंट फील होता है। एटलीस्ट यहाँ पे कोचिंग करके मैं इतनी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यू विल बिकम ए प्राउड केमिकल इंजीनियर, और कोई भी आपसे कुछ भी पूछेगा बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो आप उसे बता पाओगे, जवाब दे पाओगे, आप चुप नहीं रहोगे, यू विल हैव ऑल द नॉलेज, एंड केमिकल इंजीनियरिंग का फिर आप नाम रोशन कर पाओगे, अपना भी नाम रोशन कर पाओगे, इतनी नॉलेज आपके पास बिल्कुल होगी। ठीक है, So great शिवांश, it was nice talking to you, and I hope कि आज जितने भी बच्चे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं उन्हें आपके इस पूरे एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, और जो भी आपको एक्सपीरियंस रहा गेट एग्जाम देने का, प्रिपरेशन करने का, टेस्ट सीरीज देने का, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस बच्चों को बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप जहां भी जाओ, ठीक है, जो भी आईआईटी में आपका एडमिशन होगा फाइनली बच्चों को मैं बताऊंगा, तो गाइज आप भी शिवांश को फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है शिवांश से तो तुम शिवांश से पूछ भी सकते हो। ठीक है ना, सो ही विल बी देयर टू हेल्प यू आल्सो, सो नो इशू विद दैट। और कल को जब आप अगर किसी आईआईटीज में जाओगे तो हो सकता है शिवांश वाली आईआईटी में आप जाओ तो एज ए सीनियर भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट शिवांश। ठीक है, इट्स नाइस टू यू, सो सी यू गाइस, सी यू ऑल, बाय बाय।
हेलो गाइस अगर आप गेट 2023 और गेट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन विद अस। मैं और मेरी पूरी टीम आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे हमेशा रेडी रहेगी। गाइस 2022 में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा सबसे बेस्ट रिजल्ट था। टॉप 100 के अंदर 25 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे क्लासरूम के थे और अगर मैं टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स को मिला लूँ तो ये नंबर 50 से ज़्यादा हो जाता है। और गाइस ट्रिपल डिजिट में तो फिर गिनती नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस आप बिल्कुल हमारे साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमारी फीस पूरे इंडिया में सबसे कम है एंड दैट इज ओनली 35,695। बट गाइस इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करने पड़ेंगे सिर्फ 32,000 ओनली। ठीक है, सो गाइज यूज द कोड अंकुर लाइव, सेव द मनी एंड गेट माय पर्सनल गाइडेंस। जी हाँ, मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए और डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड यूज करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे यू विल ऑटोमेटिकली एनरोल फॉर माय पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, और मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ अगर आपको एक और हेल्पिंग हैंड चाहिए तो फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे भी जा सकते हो, जिसकी पेमेंट आपको डिस्काउंट के बाद पड़ेगी सिर्फ 57,000 रुपीज़। क्या क्या फायदा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके अलावा गाइस हमारी स्पेशल क्लासेस चलती रहती है, तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की कोई स्पेशल क्लास नहीं देखी है सो मस्ट वॉच द स्पेशल क्लास। हम स्पेशल क्लासेस के अंदर आप एजुकेटर से बात कर सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो, कोई भी स्पेशल क्लास कभी मिस नहीं करते, आप कभी भी देख सकते हो अपने टाइम पे, एनी टाइम एनीवेयर। आपको स्पेशल क्लास के लेक्चर के नोट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं और हम स्पेशल क्लास में लर्नर्स के लिए पोल भी करते हैं। ठीक है, ये मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस के फ्री लिंक्स हैं। एंड गाइस अनअकैडमी के ऊपर मैं क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ वो है मास ट्रांसफर ऑपरेशंस, हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस, आईपीसी, मैकेनिकल ऑपरेशन, पीडीई, एनसीटी। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब होते हो तो गाइस आपको ये सारे सब्जेक्ट्स, ये 6 सब्जेक्ट्स मुझसे करने हैं इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर सब्सक्रिप्शन बेनिफिट। और गाइस इसके अलावा डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चलते रहते हैं, आप अनअकैडमी वेबसाइट पर जाकर वो स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड गाइस ये हमारे कुछ रैंकर्स हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स की है। और गाइस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको बता रहा था कि आइकॉनिक में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है, तो प्लस के जो फीचर्स है वो तो आइकॉनिक के अंदर आपको मिलेंगे ही। आइकॉनिक में अलग से क्या मिलेगा गाइस, अलग से हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल आपको आइकॉनिक के अंदर प्रोवाइड होगी। 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको आइकॉनिक में प्रोवाइड होगा। स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्रोग्राम्स, स्टडी बूस्टर सेशंस आपको आइकॉनिक में दिए जाएंगे। पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग आपको आइकॉनिक के अंदर दी जाएगी एंड लाइव ऑडियो इंटरेक्शंस होगी एजुकेटर्स के साथ ड्यूरिंग द ओपन हाउस। ये सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक प्लान के अंदर मिलेंगे। तो गाइस मस्ट गो फॉर द आइकॉनिक प्लान बिकॉज आइकॉनिक प्लान इज द बेस्ट with the code ANKUR073 or ANKUR live because that is the code that will help you to crack the GATE 2023 with a very good rank। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया फ्री फिजिकल नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप गेट आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा का। ठीक है, एंड गाइस रैंकर समिट होता रहता है, जिन्होंने गेट में अच्छे रैंक लाए थे हम उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, तो हर शनिवार आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है गाइस, सो ये मैंने आपको फीचर्स बताई दिए आइकॉनिक के। लाइव मेंटरिंग, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आस्क ए डाउट सेशन, लाइव डाउट क्लियरिंग, स्टडी बूस्टर, ओपन हाउस एजुकेटर्स, कम्युनिटी लर्निंग एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको इसमें मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप अभी तक मुझसे कनेक्टेड नहीं ऑन द टेलीग्राम तो आप कनेक्ट हो सकते हो थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये लिंक है, गूगल पे लिंक डालना और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट।